इससे पहले कि आज की प्रमुख खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपका दिल रो उठेगा। इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि बच्चों में भी फर्क न पड़े तो उसे आप क्या कहेंगे। हम सब मानते हैं कि बच्चे दरअसल इंसान भगवान का रूप होते हैं, इसलिए अगर वो कोई गलती भी करते हैं तो बड़े आमतौर पर बड़े आसानी से उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल की यह तस्वीरें जो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये प्रस्तुत करती हैं कि कैसे इंसानियत आज लगभग मर चुकी है। सजा के तौर पर बच्चों के हाथ में भारी पत्थर और नारियल रख दिया गया है। बच्चे के हाथ बांध दिए गए हैं। रोते बिलखते ये बच्चे बस एक राहगीर को मिले और जब राहगीर ने यह तस्वीर बनाई, ये वीडियो बनाया, तो उसके बाद वीडियो को देखकर पुलिस ने कार्रवाई की और इन बच्चों को पुलिस के हवाले किया गया। बच्चों को यह सजा आखिरकार किसने दी, इसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। बच्चों के माता पिता को उन्हें सौंप दिया गया है, लेकिन बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार किसने किया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक रोजाना जो नए नियम लगा रहे हैं, उससे हम सबों की जिंदगी में बड़ी अव्यवस्था आ चुकी है। कभी पुराने नोट को जारी रखने की मियाद बढ़ा दी जाती है, कभी शादी के लिए जो आप पैसे निकालना चाहते हैं उसमें रियायत दी जाती है, उसे वापस ले लिया जाता है, नियमों में फेरबदल कर दिया जाता है। सरकार ने रोज दिन नए नियम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ऐसे में हम सरकार से बस इतना जानना चाहते हैं, भाई इस असमंजस की स्थिति की जरूरत है क्या? एक ही बार कह देते, 1 महीने के लिए मियाद आगे की जाती है। जिसके पास अगर सफेद पैसा है वो बैंक में जमा करता, जिसके पास काला धन है उसे आप पकड़ते। लेकिन यह असमंजस की स्थिति और रोज दिन तलवार की नोक पर कि आज पैसा जमा होगा कल नहीं होगा, इससे तो बेहतर होता ना मोदी जी। पहले शादी के लिए कार्ड के जरिए 2.5 लाख रुपए निकालने की रियायत, तो फिर किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए लोन की व्यवस्था। रोजाना सवाल उठते हैं और अगली सुबह सरकार नया नियम लाकर इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। और इसी वजह से ये सवाल भी उठता है कि क्या वाकई सरकार के इंतजामों में कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसकी भरपाई सरकार रोज नए नियम कायदे लाकर कर रही है। विपक्षी पार्टियों को तो यही वजह नजर आती है। आप यहाँ पे आपके एक सचिव दास साहब रोज टेलीविजन पे घोषणा कर देते हैं कि आज ये छूट दी। जब बैंक जाओ तो बैंक कहता है मेरे पास तो कोई रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया नहीं, ये छूट कहां पर से होगी। नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ सियासी विरोध का परचम थामे खड़ी कांग्रेस ने सदन और सदन के बाहर सरकार के इंतजामों को बार बार कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला करने के बाद देश को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि यहाँ आर्थिक अराजकता है और अघोषित आर्थिक इमरजेंसी है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह सरकार का बचाव कर रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इतना बड़ा फैसला जब सरकार लेती है तो उसमें छोटे मोटे बदलाव होना लाजमी है। Temporary phases are not permanent, and in fact the permanent solution to all the wrongs and all the ills, the sanitation exercise is going on, and people of this country are very, very happy and pleased with it. बीजेपी का तर्क भी अपनी जगह सही नजर आता है, लेकिन इस सब के बीच आम जनता के लिए थोड़ी दिक्कतें जरूर खड़ी हो जाती हैं। रोजाना नए नियमों के आने से देश की आम जनता असमंजस में नजर आती है कि क्या करें और क्या ना करें। टीम न्यूज नेशन। 16 दिन, जी हां 16 दिन गुजर चुके हैं और नोट पर प्रतिबंध अभी भी जारी है और स्थिति सामान्य होते होते भी नहीं हो पा रही है। आइए आपको ले चलते हैं देश के तमाम मंडियों में, बताते हैं आपको कि कैसे कारोबार चल रहा है या ठप पड़ा हुआ है। सब्जी मंडियों में सब्जी आ जरूर रही है, या तो बहुत सस्ती बिक रही है या बहुत महंगी बिक रही है या बिक ही नहीं रही है। इसके तरह के तमाम अन्य मंडियों का भी क्या हाल है, आइए आपको लेकर दिखाते हैं कि यहां पर स्थिति कैसी है। पिछले 15 दिनों से कारोबार ठप जरूर पड़ा है और इसके ठप रहने के आसार आगे आने वाले कई दिनों तक दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों की दरकार की सबसे बड़ी जगह सब्जी और फल बाजार हैं, जहां रोज की जरूरत के हिसाब से खरीदारी के लिए लोगों को नकदी की जरूरत होती है। इन बाजारों में 16 दिन बाद थोड़ी रौनक तो लौटती दिख रही है, लेकिन लोगों के हाथों में अब भी नकदी पर्याप्त नहीं है। इस वक्त मैं मुंबई के सबसे बड़े होलसेल मार्केट दादर सब्जी मंडी में हूं और अगर बात करें असर की तो इस मामले में मैं आपको बता दूं, नोटबंदी के बाद से सब्जियों की जो खपत है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है, फिर भी 1-2 तो लेना ही पड़ता है। जो ज़्यादा माल लेके जाते हैं उसका 1 तो नोट लेना ही पड़ता है। अभी तो मंदी बाजार चालू है, पोजीशन डाउन है,
ऊपर से ग्राहक सता रहा है, 500 का नोट लो, ला रहा है 2000 का नोट, तो छुट्टा मांग रहा है 100 का। दादर सब्जी मंडी के कारोबारियों के मुताबिक उनका कारोबार मंदा पड़ चुका है। सब्जियों की खरीद कम होने की वजह से उनके दाम कम हो गए हैं, लेकिन खरीदारों पर इस नोटबंदी का असर शायद कम हुआ है और सस्ती सब्जियां उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पहला 1 दिन 2 दिन तकलीफ था, वो भी इतना बड़ा तकलीफ नहीं था, लेकिन बहुत स्मूथ जा रहा है अभी मार्केट। अभी बाजार भी बहुत सस्ता हो गया है। मुंबई के अलावा दिल्ली जैसे महानगर में भी सब्जी मंडियों में रौनक कम है। हालांकि शुरुआत के मुकाबले अब थोड़ी चहल पहल दिखने लगी है, लेकिन कारोबारियों के सामने नकदी की किल्लत अब भी है। लोगों की परेशानी कितनी कम हो पाई है ये जानने के लिए हम गाजीपुर सब्जी मंडी पहुंचे हैं, जहां पर आमतौर पर जो लेन देन होती है वो खुले पैसों में, कम पैसों में होती है। काफ़ी अंतर है जी, फिलहाल में जब पहले से आप ही काफ़ी अंतर है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जो व्यापारी आते हैं, आजादपुर में आज से 2 दिन पहले भी 1000 के 500 के नोट जा रहे थे यहाँ से। रियायत वाली बात नहीं है, अब लोग 2000 का देते हैं। नोटबंदी में 500 के नोट में दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अभी भी लोग 500 के पुराने लेकर आते हैं, अब 2000 का लेकर आते थे। खुले की परेशानी पूरी है अभी तक। दिल्ली की सब्जी मंडी की पड़ताल में भी ये पता चला कि लोगों की जेब में नकदी अब ज़रूरत भर आने लगी है, लेकिन खर्च करने के लिए उन्हें बाजार में या तो ज़्यादा सामान लेना पड़ रहा है या फिर छोटे नोट लेकर जाना पड़ रहा है। 15-20 दिन हो गए, अब तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोई वो नहीं, अब तो चल रहे हैं सभी। 2000 का सामान लेते तो हमें कम से कम मिनिमम 1000-1200 का सामान लेना पड़ता है। कारोबारी अपना धंधा कम होने की शिकायत कर रहे हैं, वो नुकसान की भी शिकायत कर रहे हैं, जबकि आम लोग नकदी की किल्लत तो झेल रहे हैं, लेकिन जिंदगी गुजारने भर नकदी सबके हाथों में पहुंचने लगी है। दिल्ली से दीपक रावत के साथ शरण सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। गाहे बगाहे हर मौके पर युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के तमाम नेता ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ मिलाना चाहते हैं या कम से कम शांति जरूर चाहते हैं। सीमा पार उल्लंघन की बातें और वारदातें उरी के आतंकी हमले के बाद से जितनी बढ़ी हैं उसके बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में बैठी सरकार जरा अब परेशान हो रही है। नवाज शरीफ की सरकार ने अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है ताकि शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की एक साजिश है, लेकिन शांति अगर बहाल होती है तो इसमें क्या बुरा है। हिंद की सेना ने बॉर्डर पर जब अपने मोर्टार का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ा तो एक झटके में पाकिस्तानी चौकियों के परखच्चे उड़ गए। ईंट का जवाब जब पत्थर से मिला तो पूरा पाकिस्तान अंदर तक हिल गया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवान के साथ बर्बरता की तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के 3 सिपाहियों को ढेर कर बदला ले लिया। गोलीबारी इतनी हुई कि पाकिस्तान के कान फट गए। लिहाजा पाकिस्तान अब डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए हिंदुस्तान का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब यूएन में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा है। सीमा पर सीज फायर तोड़ने वाला पाकिस्तान अब सीज फायर कायम करने के लिए यूएन के दर हाजिरी लगा रहा है। पाकिस्तान ने यूएन में कहा कि दोनों देशों के बीच एलओसी पर तनाव लगातार बढ़ रहा है, जो धीरे धीरे युद्ध की शक्ल ले रहा है। इससे पहले कि युद्ध का संकट और बढ़ जाए, यूएन को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। यूएन में पाक की दूत मलिहा लोदी ने यूएन के उप महासचिव जॉन इलासन और कैबिनेट सचिव जनरल एडमॉन्ड मुलेट से मुलाकात की। मुलाकात में मलिहा लोदी ने सीज़फायर उल्लंघन का मुद्दा उठाया। मुलाकात में लोदी ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि एलओसी पर टकराव का खतरा है। इस बीच इस्लामाबाद में भारत के राजदूत को पाकिस्तान ने तलब किया और सीज फायर की घटना पर आपत्ति दर्ज कराई। दूसरी ओर पाक रक्षा मंत्री ने सीज फायर का पूरा जिम्मा भारत पर डाल दिया है। आसिफ ने कहा, भारत ने अघोषित तौर पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई प्रारंभ कर दी है। करीब हर एक हफ्ते 2-4 बार कहता था कि भारत को डराना चाहता था कि वो परमाणु हथियार का उपयोग करेगा। अब ये कहता है कहीं भी विपरीत हो सकता है। अब ये उन पर है, अगर वो इस तरह वो उल्लंघन करते रहे एलओसी का और भारत के अंदर वो पतरा बचाने की कोशिश करे तो हो सकता है
लेकिन हम आशा करते हैं ये नहीं होगा मुझसे। पाकिस्तानी सेना अब सीमा पर शांति चाहती है। पाक डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ रणबीर सिंह से बॉर्डर पर हालात पहले जैसे करने की अपील की है। हिंदुस्तान पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब उसी के अंदाज में दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान सुधरा तो सब ठीक होगा और अगर नहीं तो शायद पाकिस्तान को दोबारा दुनिया का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के संबंध कैसे हों, इसे लेकर भारत सरकार जरा स्थिरता और ठहराव के साथ फैसले ले रही है। यह बात हम आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ 29 नवंबर को अपना पदभार छोड़ने जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जनरल राहिल शरीफ के रहते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही ज्यादा गर्त में गिरते दिखाई दिए। स्थितियां बहुत नामाकूल होती दिखी थी, लेकिन अब ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष के बदलाव के साथ शायद पाकिस्तान का मूड बदल सकता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध भी। जिस शान और गाजेबाजों के साथ राहिल शरीफ ने पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली थी, अब वो वक्त एक बार फिर लौट आया है। 3 साल बाद तैयारी परंपरा दोहराने की है। बतौर पाक सेना प्रमुख राहिल शरीफ की मियाद पूरी हो चुकी है और पाकिस्तानी सरकार को तलाश है नए सेना प्रमुख की। ये जग जाहिर है कि सेना के इशारे पर ही पाक की सल्तनत चलती है और इसका सीधा असर हिंदुस्तान पर भी पड़ता है। राहिल शरीफ ने साल 2013 में पाक सेना की बागडोर अपने हाथ में ली थी और तब से बॉर्डर पर सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं। अगर राहिल शरीफ को उनके पद से हटाया जाता है तो सीजफायर की घटनाओं में कमी आएगी, लिहाजा बॉर्डर पर शांति बहाली होगी और ये हिंदुस्तान के हित में होगा। सेना के इशारे पर जिन आतंकियों को भारत में भेजा जाता है उन पर भी थोड़े दिन के लिए लगाम लगेगी। राहिल शरीफ चाहता था कि एक तीर से 2 चिड़िया मारा जाए कि इतना बॉर्डर पे समस्या इकट्ठा करो और हिंदुस्तान को इतना पेस्टर करो, इतना परेशान करो कि हिंदुस्तान कुछ ऐसा स्टेप ले ताकि वो जस्टिफाई कर सके कि हमको एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर बॉर्डर पर भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान सहमा हुआ है। पीएम मोदी की नीतियों से भी पाक को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करारा झटका लगा है और इसकी भरपाई का जिम्मा नवाज ने सरताज अजीज को दिया है। पाकिस्तान ने कश्मीर सरीखे कई मुद्दों पर पीएम मोदी को घेरने के लिए कमेटी बनाई है जिसकी अगुवाई सरताज अजीज कर रहे हैं और इस कमेटी की धुरी है अलगाववादी। भारत के लोग, मैं जानता हूं कि वो गद्दारी करने को तैयार नहीं है। उनके लिए क्या कहेंगे वो कश्मीर के, उनका कश्मीर है, भारत लोग मान जाएंगे? कोई भी आदमी यहाँ ऐसे हो सकते हैं, कुछ उनके जो पैसे लेते हैं हो सकते हैं, बाकी नहीं, कोई नहीं मानेगा। पाक एक बार फिर घाटी में अलगाववादियों को एक्टिव करना चाहता है। डॉन अखबार के मुताबिक पाक के मंसूबों को पूरा करने के लिए कमेटी में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल किया गया है। आईएसआई और आईबी के लोग भी मीटिंग के सदस्य हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के कुछ लोगों को भी कमेटी में जगह मिली है। मोदी को घेरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। अधिकतर देशों के लोगों को पता है, सरकारों को पता है कि टेररिस्ट देश है पाकिस्तान, तो वो जितना भी जाकर भारत के खिलाफ बोले, हाँ पैसे देकर के लोगों को खरीदे दूसरी बात है, लेकिन अगर प्रोपेगेंडा की बात है तो ज़्यादा उसे आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, वो आगे बढ़ नहीं सकेगी पाकिस्तान। पीएम मोदी के खिलाफ अपने खोखले प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए पाक कई हथकंडे का इस्तेमाल करने के फिराक में है, जिसमें सबसे अहम पीएम विरोधी तत्वों को एक मंच पर लाना है। साथ ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल से भी देश के अंदर लोगों को भड़काना चाहता है पाकिस्तान। पाक हर वो पैंतरा इस्तेमाल करना चाहता है जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके और ये तमाम चीजें उसके पैंतरों में से एक है। टीम न्यूज़ नेशन। साल भर पहले हिंदुस्तान में असहिष्णुता एक ऐसा शब्द बन गया था जो अभिशापित माना जाता था, एक ऐसा शब्द जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने भारत में तंज कस दिया था। लेकिन असहिष्णुता क्या होती है, कैसे इसकी सीमाएं पार की जाती हैं, आइए आपको दिखाने के लिए चलते हैं चीन में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर ऐसे सख्त कायदे और कानून लगाए जा रहे हैं कि नामकरण की जानकारी भी, जी हां, बच्चों के नामकरण की जानकारी भी सरकार को देनी होगी। इसे कहते हैं असहिष्णुता। बच्चे के नामकरण हो तो सरकार को बताओ, निकाह या जनाजा हो तो सरकार को बताओ। यह है चीन का वो नया सरकारी फरमान जो जिनजियांग प्रांत में रहने वाले अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए जारी किया गया है। चीन की मीडिया में आई खबरों के अनुसार
शिनजियांग प्रांत में रहने वाले सभी लोगों को अपने धार्मिक क्रियाकर्मों की जानकारी रजिस्टर करवानी होगी, यानी सरकार को ये जानकारी देनी होगी। अब इसे असहिष्णुता नहीं तो फिर क्या कहेंगे? मजहब और मजहब से जुड़ी जानकारियां किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार होता है और दुनिया में कहीं भी इस किस्म का कानून नहीं है कि छोटी छोटी गतिविधियों की भी जानकारी सरकार को दी जाए। लेकिन चीन ने एक कदम आगे बढ़कर ये भी कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं हैं। अगर कोई कंट्री ऐसा रूल बनाती तो हर धर्म के लिए रूल बनाए, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, उसको साहब आप अपना जब प्रोग्राम कीजिएगा, रिलीजियस प्रोग्राम कीजिएगा, उसको आप रजिस्ट्रेशन करा पड़ेगा, तो बात में बराबरी होती है और उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन खालिस मुसलमानों को टारगेट करना ये अफसोसनाक है, निंदनीय है। ये पहली बार नहीं है जब जिनजियांग के उइगुर मुसलमानों का दायरा सीमित करने की कोशिश की गई हो। सितंबर में खबरें आई थी कि जिनजियांग में मस्जिदों पर निगरानी रखने के लिए चीन की सरकार ने एक दल भेजा था। जिनजियांग में बड़ी तादाद में उइगुर मुसलमान रहते हैं और चीन लंबे अरसे से इस आबादी को शक की निगाह से देख रहा है। जिनजियांग में तेजी से अलगाववादी और उग्रवादी तत्व भी सक्रिय हुए हैं। जिनजियांग में ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट सक्रिय है। इस मूवमेंट के सदस्यों ने बम धमाकों से लेकर नागरिकों पर हमले की वारदात को अंजाम दिया है। इसी वजह से चीन ने जिनजियांग में बड़े पैमाने पर हान और बौद्धों को बसाना शुरू कर दिया। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो अब दूसरे तरीके से धार्मिक बंदिशें लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।